हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम सब क्लास 10th और क्लास 12 के लिए ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 10th और 12 का ग्रामर सिमिलर होता है, इसलिए जो ग्रामर यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं तो क्लास 10th के बच्चों के लिए भी यूजफुल है और क्लास 12 के बच्चों के लिए भी यूजफुल है। ठीक है, इसके पहले मैंने बेसिक से अंग्रेजी पढ़ाने का प्रयास किया है, एक वीडियो ग्रामर पर बना करके, है ना, अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया है। यूट्यूब चैनल जो कैप वर्ल्ड 71 के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, मैंने उस पर डाल दिया है। आप उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके, ठीक है, देख सकते हैं, लिंक डाला हुआ है। उस लिंक के सहायता से पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 को देखिए, ज्यादा उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे लास्ट वाले सेंटेंस में मैंने आप लोगों को वर्ड, सेंटेंस, लेटर्स, बहुत सारे चीज को बताया। तो लास्ट जो हमारा था वो सेंटेंस था। ठीक है, अब जो है मैंने आपको एक्सिलरी वर्ब के बारे में भी समझाया कि एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। तो जैसे ही हम आगे पढ़ते हैं तो हमारा अगला स्टेप हो जाता है कि यूज ऑफ इज एम आर। यूज ऑफ इज एम आर मतलब इज एम आर का प्रयोग कहाँ करें या फिर कैसे करें। ठीक है, इज एम आर का प्रयोग हम कहाँ करें। देखिए, जनरली क्या होता है कि जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जाते हैं तो हमें क्या होता है कि पढ़ाया जाता है टेंस से, मतलब लगभग हम लोग टेंस से चालू करते हैं। तो जब हम टेंस पढ़ते हैं तो क्या होता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी फर्स्ट वाला जो है चालू करेंगे, टेंस का जो पहला पार्ट है, तो उसमें क्या होता है कि बताया जाता है डेफिनेशन की जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है ना, इस तरह से करके रहेगा, तो आप ये नियम लगा लीजिएगा। तो वहां पे जब आप जाते हैं तो क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके मतलब हिंदी के ऐसे हिंदी वाक्य के बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिसके लास्ट में क्या होता है कि ता, ते, ती। हालांकि टेंस में और जो है अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है, लेकिन कई बार बच्चे जो हैं जिनको अंग्रेजी पर अच्छा पकड़ नहीं होता है, वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, तो क्या करते हैं कि उस डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं। तो उस डिफरेंस को समझने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को इज एम आर का यूज पढ़ना पड़ता है। मतलब ऐसे एक्सिलरी वर्ब में कई वर्ब्स होंगे जिसको हम यूज वाइज पढ़ेंगे। यूज वाइज पढ़ने के बाद तब हम टेंस में जाते हैं। देखिए, जो टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, वो क्या होता है कि 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस और एक को बोलते हैं एक्शनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब नहीं होता है, मतलब क्रिया नहीं होता है। ठीक है, जो आपको बताया गया कि वर्ब इज एक्शन वर्ड, ठीक है, सोज, पोसेशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक, तो इस तरह से आप बताया गया कि एक क्रिया जो है एक ऐसा शब्द है जिसे कार्य का बोध होता है, संबंध का बोध होता है, अधिकार का बोध होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अवस्था का बोध होता है। तब जब आप देखेंगे तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होता है, मतलब वर्ब वहां पे नहीं मिलेगा, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब मिलेगा। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं होता है उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, और जिस सेंटेंस में वर्ब होता है उसे एक्शनल सेंटेंस कहते हैं। तो जब तक हम एक्शनल सेंटेंस में पहुंचते नहीं है, टेंस जब शुरू करेंगे तब तक हमें जो है यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, वैसे एक्सिलरी वर्ब में से कुछ वर्ब है जिनको हम लोग को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्या है कि जब आप यूज ऑफ इज, एम, आर पढ़ने जाते हैं तो इसका पहचान होता है या होता है। माने कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में क्या होना चाहिए, है, या फिर क्या होना चाहिए, होता है। ध्यान से समझेंगे, कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में क्या होना चाहिए, है, या फिर क्या होना चाहिए, होता है। अगर इन दोनों में से कोई है तो समझिएगा कि वहां पर इज एम आर का प्रयोग होगा। ठीक है, इज एम आर का प्रयोग होगा। अब देखिए, कई ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसके लास्ट में है या होता है लग जाता है, तो वहां पर क्या समझना है आपको, जो मेन चीज है कि अभी आपको क्या बताया, कंडीशनल सेंटेंस और एक्शनल सेंटेंस है। तो एक्शनल सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जबकि कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, नाउन या एडजेक्टिव होता है। तो अभी हम लोग जो है चूंकि यूज पढ़ रहे हैं तो यूज जो है आपका कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो एक तरह से आप समझेंगे सेंटेंस वाइज आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं और कंडीशनल सेंटेंस में आके आप यूज पढ़ रहे हैं का चीज का, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे कहां, तो वहां पे प्रयोग करेंगे जहां हिंदी वाक्य के अंत में है या फिर होता है लगा रहे।
है या फिर होता है, इन दोनों में से कोई लगा रहेगा तो वहां पे आपको इज एम आर का प्रयोग करना है। क्या चीज का प्रयोग करना है भाई? इज एम आर का प्रयोग करना है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सेंटेंस चाहे जो भी होके, ठीक है, एक्शनल होके चाहे कंडीशनल होके, वह 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। एक होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव का अर्थ क्या है? स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा नंबर पे आता है निगेटिव, ठीक है, निगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव का क्या अर्थ होता है? नकारात्मक वाक्य। तीसरा नंबर पे होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है, तीसरा नंबर पे क्या आ जाएगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? तो प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव का अर्थ है सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक वाक्य। दूसरा आपका निगेटिव का अर्थ है नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक। और आगे जो है इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। और उसके बाद में जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है तो प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी होगा, ठीक है, नकारात्मक भी होगा, ध्यान देंगे, नकारात्मक। इसके बाद WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। तो सकारात्मक वाक्य, ठीक है, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक, मतलब जो है नकारात्मक वाक्य। एक सेंटेंस ऐसा आता है जो WH इंट्रोगेटिव होता है, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें WH वर्ड का प्रयोग होता है, ठीक है, और WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। 6 प्रकार के इस तरह से आपके सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है, 6 प्रकार से आप पढ़ेंगे। तो जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, सकारात्मक जिसे हम लोग कहते हैं, इसकी खास बात होती है कि यह सब्जेक्ट कर्ता से शुरू होता है और अंत में हिंदी वाक्य में देखेंगे तो इसमें खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ऐसा सेंटेंस मिल जाएगा ना जो आपके शुरुआत में सब्जेक्ट दे दे और लास्ट में क्या होना चाहिए आपका? खड़ी पाई। तो समझ जाइए कि वह सकारात्मक है। सेंटेंस ऐसा ही हो बस उसमें नहीं लग जाता है तो वह सेंटेंस नकारात्मक हो जाता है। यही वाला सेंटेंस हो, सेम पैटर्न, शुरू में सब्जेक्ट लास्ट में खड़ी पाई, तो आप समझेंगे बीच में नहीं लग जाने से वह निगेटिव हो जाता है। तो आप देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए नियम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, आप पिछला वाले वीडियो को देखिएगा, उसमें बताया गया है कि किसी सेंटेंस में कौन सा शब्द सब्जेक्ट है यह जानना है, यह पहचानना है, तो आपको वहां पे क्या प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, आप वहां पे क्या प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपको बोला गया था कि क्रिया के साथ, सेंटेंस में जो क्रिया होते हैं उनमें जो है आप क्या करेंगे कि हु लगाकर प्रश्न करेंगे, कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, और जब कौन लगाकर प्रश्न करते हैं तो आपको जो शब्द प्राप्त होता है, ठीक है, वही आपका सब्जेक्ट होता है। चूंकि आप ये एक्शन सेंटेंस पढ़ नहीं रहे हैं तो आपको इसमें क्रिया मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे भी हम कैसे पहचानेंगे? तो एक बेसिक सा चीज है, आपको बोला गया है, ठीक है, कि साधारण सा वाक्य होना चाहिए, है ना, और उसमें नहीं रहे तो समझिएगा कि वह सकारात्मक है। एक साधारण सा स्टेटमेंट, एक वाक्य होना चाहिए जिसमें नहीं न हो, वो आपका सकारात्मक। अगर नहीं लग जाता है तो नकारात्मक है। एक ऐसा सेंटेंस जिसे प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्नवाचक। एक ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न भी पूछे और निगेटिव सेंस भी दे तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए नियम आता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद आपका होना चाहिए इज एम आर में से कोई एक, इज एम आर में से कोई एक है। उसके बाद में आता है नाउन। क्या आता है? नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, यहाँ पर उनका एक नाम दिया होगा, ठीक है, एक से अधिक भी नाम हो सकते हैं लेकिन आपको ये नाम मिलेंगे। उसके बाद में एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ये ADJ जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये लिखा हुआ है एडजेक्टिव। क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण, यानी वह शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। वह शब्द जो किसी संज्ञा का विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो यानी कि आपको यहाँ पर कोई एक एडजेक्टिव मिल सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर में से किसी एक का नाम, या फिर क्या हो सकता है कि वहां पर किसी व्यक्ति और वस्तु की विशेषता बताई जा सकती है। तो सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक, या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव। नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक आपको लिखने होंगे, ठीक है। अब प्रश्न ये बन जाता है कि जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है,
उसके अनुसार इज एम आर में से कोई एक चूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ इज एम आर, तो ये हम किसके बेस पे चूज करेंगे, तो वो हम बेस किसका, उसका आधार क्या मानेंगे भाई, तो उसका आधार होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट, यानी कि जो वाक्य का सब्जेक्ट है वही उसका आधार बनेगा कि हम उसके साथ इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे। तो अब ये भी प्रश्न बन जाता है कि किन परिस्थितियों में हम इज लगाएंगे, किन परिस्थितियों में हम एम लगाएंगे और किन परिस्थितियों में हम आर लगाएंगे, ये हमारे लिए एक प्रश्न बन जाता है। तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कल या पीछे वाले जो वीडियो में आपको बताया गया है कि फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ेंगे तो वहां पे पर्सन और नंबर बताया गया है। पर्सन 3 बताए गए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और नंबर बताए गए थे 2, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं वो होते हैं ही, सी, इट और कोई एक नाम, जैसे कि मैंने लिख दिया राम। ठीक है, ही, सी, इट और कोई एक नाम अगर है तो आप उनके साथ लगाएंगे इज। ठीक है, इज एक सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। ही वह एक लड़का का बोध होता है, सी वह एक लड़की का बोध होता है, इट यह किसी वस्तु का बोध होता है और राम से किसी एक लड़का का बोध होता है। ठीक है, तो यानी कि यदि आपके सब्जेक्ट के जगह पे, देखिए आपके सब्जेक्ट के जगह पर ये सारी चीजें हो सकती हैं। क्या देखिए यहां से आप जो ये देख रहे हैं अगर इनको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। एक होता है नाम, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, श्वेता, सुनीता। ठीक है, ये सब होते हैं आपके नाउन, और जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसी को बोलते हैं सर्वनाम, इंग्लिश में प्रोनाउन। ठीक है, तो आप देखिए यहां से लेके यहां तक जो देख रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आई है, आई मतलब होता है मैं, वी है, वी मतलब होता है हम लोग, यू मतलब होता है तुम या फिर तुम लोग, आप या फिर आप लोग। ठीक है, उसके बाद में जो है ही है, ही मतलब होता है वह, पुरुष के लिए प्रयोग होता है, मतलब लड़का के लिए भी और लड़की के लिए भी, है ना। वह शब्द के लिए, वह जो शब्द होता है वो लड़का और लड़की के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि वह अगर लड़का के लिए तो ही प्रयोग होगा, वह लड़की के लिए है तो सी प्रयोग होगा, अगर किसी वस्तु के सेंस में यह है तो उसके लिए इट प्रयोग होगा, और उसके बाद में वे लोग का अर्थ होता है दे। ठीक, तो ये आपके सब्जेक्ट के स्थान पर ये सारे शब्द आ सकते हैं और फिर दुनिया भर के जितने भी नाम है वो आ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि नाम एक होना चाहिए, राम, सीता, श्याम, मोहन। ठीक है, कोई एक नाम होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए। एक से अधिक नाम जैसे ही रहेगा तो उसके साथ आ लगता है। देखिए जैसे इसमें जो एम है, ठीक है, जो एम है वो आई के साथ लगता है, किसके साथ लग जाता है, आई के साथ। तो एम लग गया आई के साथ। तो अब आप समझेंगे कि ही, सी, ईट और एक नाम के साथ क्या लगाना है, इज। ही, सी, ईट और एक नाम के साथ क्या लगाना है, इज। इसे हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर करते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोलते हैं किस चीज को, ही को, सी को, इट को, एक नाम को। ठीक है, और इनके साथ क्या लगा लेंगे, इज। एम का प्रयोग स्पेशली आई के साथ होता है, एम का प्रयोग स्पेशली आई के साथ, यानी सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगेगा, आई। तो अब इसके अलावा जो है जो चीजें बच जाती हैं उनके साथ आर लगता है, जो चीजें बच जाती हैं उनके साथ आर लगता है। क्या बच जाएगा भाई, तो इसके अलावा बच सकता है वो आपका हो गया, यहां देख सकते हैं वी है, यू है ना, और दे है, और इसके अलावा दो नाम एक साथ, दो या दो से जितना भी चाहे अधिक हो के। ठीक है, अगर एक नाम है तो भाई उसके साथ इज, दो या दो से चाहे जितना भी नाम अधिक हो उसके साथ लग जाता है आर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लिख देते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो अब आप इसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाइएगा, आर, यानी कि वी, यू, दे और दो नाम या दो से अधिक नाम, राम, श्याम एंड मोहन, सीता, गीता एंड श्वेता। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो उनके साथ क्या लगाएंगे, आर। क्या लग जाएगा, आर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और एक नाम के साथ इज। ठीक है, एम के साथ जो है आप आई के साथ सिर्फ एम लगा लीजिएगा, और यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, और दो से अधिक नाम, दो या दो से अधिक नाम, तो इन सब के साथ आप लगा लीजिएगा आर। ठीक है, तो अब देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई। ठीक है, मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई। तो अब आप लिख देंगे यहाँ पे क्या चीज, आई। आई के साथ इज एम आर में से क्या लगाएंगे, आई के साथ इज एम आर में से क्या लगाएंगे, तो अभी आपको बताया गया है कि आई के साथ क्या लगता है, एम। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एम। इन तीनों में से कोई एक आपको हर बार लिखने हैं। ठीक है, जितने सेंटेंस मिलेंगे उतने।
फिर यहाँ कह रहा है नाउन या एडजेक्टिव, यानी कोई व्यक्ति होगा या फिर उसकी विशेषता बताई जाएगी, कोई व्यक्ति होगा या फिर उसकी विशेषता बताई जाएगी, तो उन दोनों में से कोई एक है। तो आप देखिए कि जब आप सब्जेक्ट लिख लेते हैं और सब्जेक्ट के साथ जब आप वर्ब लगा लेते हैं, तो अब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है वो ये देखना होता है कि सेंटेंस में बचा क्या है। ठीक है, सेंटेंस में बचा हुआ शब्द क्या है। जो बचा हुआ शब्द होगा जनरली वही, मतलब सामान्य तौर पे वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट तो इसमें नहीं होता है, इसमें या तो नाउन या फिर क्या चीज एडजेक्टिव। वो बचा हुआ शब्द या तो नाउन या फिर क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज गायब, और वो भी लिखा हुआ है एक गायब। क्या लिखा हुआ है एक गायब। तो एक का अंग्रेजी होता है ए और गाय का अंग्रेजी होता है सिंगल। ठीक है, गाय का अंग्रेजी होता है सिंगल। और आप देखिए हिंदी वाक्य में खड़ी पाई, तो अंग्रेजी वाले वाक्य में क्या लगाना है डॉट। ठीक है, फुल स्टॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगाते हैं। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। कह रहा है वह एक अभिनेता है। तो देखिए वह के लिए ही भी लिखा है, वह के लिए सी भी लिखा है, लेकिन किन परिस्थिति में, यदि पुरुष है तो ही, और महिला है लड़की है तो उससे क्या लगेगा उसके साथ सी। आप सेंटेंस को देखिए और पहचानने का प्रयास करिए। अगर ये पहचानना है ना तो फिर अंत में देखना पड़ेगा कि यहाँ देखिए यहाँ से बोध होगा ये लड़का है कि लड़की। तो कह रहा है अभिनेता, क्या कर रहा है अभिनेता, तो अभिनेता यानी कि लड़का है। अगर लड़की होती तो अभिनेत्री। ठीक है, लड़की होती तो अभिनेत्री। हीरो कहेगा अभिनेता, मतलब हीरो हो गया यानी कि लड़का है। अब हीरोइन कह रहा है तो यानी कि लड़की है। क्लियर है ना, वो क्या है लड़की है। तो आप इसी से समझ सकते। गायक कह रहा है, क्या कह रहा है गायक है, तो गायक कह रहा है कि मतलब क्या चीज लड़का है। अगर कहता है गायिका, क्या कहता गायिका, तो गायिका कहता तो वो हो जाती लड़की। ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि वह एक अभिनेता है, वह तो है लेकिन यहाँ अभिनेता कह रहा है अभिनेता। तो अभिनेता के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा भाई, तो अभिनेता के लिए सॉरी अभिनेता से किस चीज का बोध हो रहा है, मेल फीमेल में से किसका बोध हो रहा है, तो मेल का, पुरुष का बोध हो रहा है। तो इसलिए हम लोग जो है पुरुष के लिए वह के लिए क्या लिखना है ही। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ही। क्या लिखेंगे ही। अब कह रहा है कि इज एम आर में से कोई एक लगा लीजिए, इज एम आर में से कोई एक लगा लीजिए। तो ही के साथ क्या बताया गया है इज, क्या बताया गया है इज। अब कह रहा है नाउन या एडजेक्टिव, देख लीजिए क्या बचा हुआ है, आपको क्या मिला हुआ है। तो अभी कह रहा है एक अभिनेता, क्या कह रहा है एक अभिनेता। तो एक अभिनेता का देखिए यही से समझना था, यहां भी है एक गायक और यहां है एक अभिनेता, एक गायक और एक अभिनेता। तो आप एक बात याद रखेंगे, एक के लिए ए भी होता है और एक के लिए एन भी होता है। एक के लिए ए भी होता है और एक के लिए एन भी होता है। तो हम कब एक के लिए ए प्रयोग करेंगे और कब एक के लिए एन प्रयोग करेंगे। ठीक है, कहां पर ए प्रयोग करेंगे कहां पर एन प्रयोग करेंगे, तो इसको आप समझेंगे कि एक पुराना नियम है। बोला जाता है कि अगर कोई सेंटेंस में जो वर्ड आते हैं, तो अगर कोई वर्ड है और उसके पहले हमको एक एक के लिए लिखना है, तो उस वर्ड को हम देखते थे कि वह वॉवेल से शुरू है या फिर कॉन्सोनेंट। देखिए वॉवेल कॉन्सोनेंट इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वाले जो है वीडियो में समझाया है। आपको एक बार पुनः बोल दें कि आप जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पहले उस वीडियो को देखिएगा, उस पार्ट को देखिएगा, ताकि यहाँ पे हम आपको जो भी कहें वो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है कि एक के लिए मैंने क्या कहा ए भी लगेगा और एन भी लगेगा। तो नियम क्या है, एक पुराना नियम है कि जब कोई वर्ड वॉवेल से शुरू होता है तो एन लगा दो, और जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो आप उसके साथ ए लगा दो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर वह वॉवेल से शुरू होता है तो क्या लगा दो एन लगा दो, और यदि वह कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो क्या लगा दो ए लगा दो। ये बताया गया आपको। ठीक है, किंतु हर जगह यह नियम काम नहीं करता है, कई जगहों पर यह नियम मात खा जाता है। आप जैसे इसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं। देखो आप यानी कि क्या चीज बॉय, बॉय मतलब क्या होता है लड़का। क्या चीज से शुरू हुआ है बी, बी फर्स्ट लेटर इसका क्या है बी। तो बी वॉवेल होता है कि कॉन्सोनेंट, तो आप जानते हैं कि बी क्या है कॉन्सोनेंट, बी क्या है कॉन्सोनेंट है। तो चूंकि कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ क्या लग जाएगा ए, क्या लग जाएगा ए। अभी मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है अभिनेता शब्द है, तो अभिनेता का होता है एक्टर। क्या होता है एक्टर। आप इसका फर्स्ट लेटर देखिए, इसका फर्स्ट लेटर क्या है ए, क्या है ए। तो ए आपका क्या होता है वॉवेल होता है, क्या होता है वॉवेल।
तो उस हिसाब से लगना चाहिए एन एक्स्ट्रा। क्या लगना चाहिए, है ना, एन लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, एन। किंतु यह नियम हर जगह काम नहीं करता है, ठीक है। कई जगहों पर इस नियम में, है ना, जो है देखा जाता है कि फॉल्ट होता है। नियम मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो ये होता है, जैसे अंग्रेजी में स्वर और व्यंजन होते हैं ना, वैसे हिंदी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है। जो हिंदी का स्वर और व्यंजन होता है वो कुछ ऐसे होता है कि क से लेके ग तक जाता है व्यंजन, ठीक है। और स्वर में जो है अ से लेके जनरली ऐसे दिखता है अ, ठीक है। तो अगर कोई भी सेंटेंस क से लेके ग तक का उच्चारण होता है, वर्ड, सॉरी सेंटेंस नहीं, वर्ड, क्या चीज, वर्ड, है ना। देखिए ना, अगर कोई भी वर्ड क से लेके, यानी एक अंग्रेजी शब्द का हिंदी उच्चारण करना है, क्या करना है, अंग्रेजी शब्द का हिंदी उच्चारण करना है। और यदि हिंदी में अगर उस शब्द का उच्चारण क्या चीज से होता है, व्यंजन से होता है। क्या चीज से होता है, व्यंजन से। तो आप वहां पे लगा दीजिएगा ए। क्या लगा देंगे, ए। और जहां पे आप देखेंगे किसी भी अंग्रेजी शब्द का हिंदी उच्चारण अगर अ से लेके अ स्वर से होता है, क्या चीज से होता है, स्वर से, तो आप वहां पे एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। जहां पर, है ना, क से ग से शुरू होगा उच्चारण, ए लगा देंगे। अ से लेके अ तक होगा, वहां पे एन लगा देंगे। अब इस नियम में बहुत फर्क हो जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो, आप इनको समझिए, बी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। हमने कहा भाई कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ ए लगा दो, एक लग गया, ठीक है। फिर कहे वॉवेल ए एक्टर था, तो एक्टर के साथ जो है वॉवेल ए, वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो मैंने कहा एन लगा दो, एन एक्टर के लिए वॉवेल से शुरू हो रहा है, क्लियर है ना। एन एक्टर हो गया, वॉवेल के साथ एन और कॉन्सोनेंट के साथ ए। अब आप इस नियम पे आ जाओ, अब इसका उच्चारण करके देख लो। बॉय, बॉय कैसे हो रहा है, बॉय, बॉय कैसे से शुरू चालू होगा, व से, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि क और ग से व्यंजन है, इसके साथ क्या लगना चाहिए, ए। तो इस नियम पर ये भी पास है, ठीक है। इस नियम पे भी पास है और इस नियम पे भी पास है। अब इसको देख लीजिए, एक्टर, क्या चीज है, एक्टर। एक तो आप इस नियम पे देख लीजिए कि ये हो गया, ठीक है। अब जरा हिंदी वाले देखिए, एक्टर, एक्टर, एक्टर क्या चीज से चालू हो रहा है, एस से चालू हो रहा है। क्या चीज से चालू हो रहा है, एस से चालू हो रहा है, एक्टर, ठीक है। यानी ए से चालू हो रहा है और गा रहा है कि अ से लेके, है ना, अ तक आए, तो आप उसके साथ क्या लगेगा, एन। ये वाला भी पास है, दोनों का दोनों पास है। कहां फेल हो जाएगा, आओ देखो, यहां फेल हो जाएगा भाई। क्या कह रहा है, एसडीओ, ठीक है। आपने वर्ड सुना है एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। क्या लगा हुआ है, एसडीओ। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपके साथ कर रहे हैं कि इनके साथ आप ए लगाओगे कि एन लगाओगे, है ना, क्या लगाओगे, तो आप इस नियम को फॉलो करोगे तो देखो फर्स्ट लेटर क्या है, एस। क्या चीज है, एस। और आप जब यहां पे आएंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि एस तो होता है कॉन्सोनेंट, क्या लगना चाहिए, ए। क्या लगना चाहिए, ए। यानी इस नियम को फॉलो करोगे तो ये होना चाहिए एएसडीओ। क्या होना चाहिए, एएसडीओ। लेकिन जब आप इस नियम को फॉलो करेंगे, एसडीओ, एसडीओ, ध्यान से सुने, एसडीओ, एसडीओ का कैसे उच्चारण हो रहा है, ए से। कैसे से उच्चारण हो रहा है, ए से उच्चारण हो रहा है। तो ये बताइए व्यंजन है कि स्वर है, व्यंजन है कि स्वर है, तो आप पाएंगे कि ये तो स्वर है, हिंदी में ये स्वर है। तो स्वर के साथ क्या लगाना है, एन लगाना है। क्या लगाना है, एन। आपने क्या लगा दिया, ए। क्या लगा दिया, ए। किस नियम के अनुसार, पुरानी वाली नियम के अनुसार। ये सही नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए एसडीओ नहीं, क्या होना चाहिए, एनएसडीओ। क्या होना चाहिए, एनएसडीओ। ये इसमें, और यही वाला नियम पास करेगा आपको हर जगह, 10वीं क्लास में हो, 12th क्लास में हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हो, इन सभी केस में, ठीक है, सभी केस में ये जो है आप लोगों के लिए काम आने वाला है। आप इसी नियम को फॉलो करेंगे। देखिए आपको बीच बीच में जो नोट्स बताया जाता है ना, या तो आप अपने साथ कलम कॉपी लेके बैठे रहें और तुरंत लिख लें, या फिर सबसे आसान तरीका है पढ़ते समय मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है कि हम आपको दे पाए, ठीक है। तो इसलिए हम लिखे तो आप उसको नोट कर लिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, आसानी से हो जाएगा, तुरंत में हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो अब आप देखिए, आइए समझिए बात को, ठीक। हाँ, वे लोग दोस्त हैं। देखो फिर
क्या कह रहा है? अभिनेता। अभिनेता शब्द के लिए क्या प्रयोग होगा? एक्टर। क्या प्रयोग होगा? एक्टर। एक्टर का चीज से शुरू होगा? ए से शुरू होगा, इसलिए इसके साथ क्या लगना चाहिए? एन। तो आप लिखेंगे एन एक्टर। क्या लिखेंगे? एन एक्टर। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस भी बन गया। अगला एक और सेंटेंस फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, वे लोग दोस्त हैं। वे लोग दोस्त हैं। तो वे लोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? दे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। आप देखिए यहाँ वे लोग को क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। अब दे के साथ इज एमआर में से क्या लगेगा? तो दे के साथ इज एमआर में से लग जाएगा आर। ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया गया है ही सी इट और एक नाम के साथ इज एम आई। ठीक है, और अब जो है बाकी जितने बच जाते हैं उनके साथ आप आर लगा देंगे। अब कह रहा है कि नाउन या एडजेक्टिव लिख लो भाई, नाउन या एडजेक्टिव। यहाँ देखो लिखा हुआ है दोस्त। क्या लिखा हुआ है? दोस्त। तो दोस्त का होता है फ्रेंड, लेकिन यहां भी समझिएगा अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया है, देखो आप हमने क्या कहा? सोहन, मोहन, सीता, गीता, पटना, बनारस, ठीक है, वाराणसी, ये सब नाउन है। ठीक है, क्या है? नाउन है। तो जब यहाँ पे नाउन आएगा तो वह सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। जब सिंगुलर फॉर्म में होता है तो ज्यों का त्यों लिखा जाता है, लेकिन जब चीजें प्लूरल फॉर्म में होती है ना, जब आपका नाउन प्लूरल फॉर्म में, तो आपको क्या कर लेना होता है कि जब आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उस वाले वर्ड को भी, यानी जो नाउन आपको मिला है उसे आप प्लूरल बना लेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए जहां एडजेक्टिव होगा वहां जरूरत नहीं पड़ेगा। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने का, जैसे क्या बोले? ईमानदार, बेईमान, चोर। ठीक है, लाल, पीला, हरा, नीला, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, है ना, ये सब जो होते हैं, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, फेथफुल, ठीक है, ब्रेव। तो ये जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, तो एडजेक्टिव वर्ड्स के साथ आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो ज्यों का त्यों लिखा रहता है। अब रेड को रेड्स नहीं लिख सकते, व्हाइट को व्हाइट्स नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हाँ जब यहाँ पे कोई नाउन आता है तो आप उसे प्लूरल बना सकते हैं। एक और बात याद रखिएगा, हर जगह एस लगा के ही प्लूरल नहीं बनता है, सिंगुलर और प्लूरल बनाने के नियम होते हैं, पैटर्न होता है, तो उसको हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जानिए कि जनरली किसी वर्ड के लास्ट में एस लगा देने से वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, चूंकि वे लोग से कितने लोगों का बोध होता है? एक लोग का या एक से अधिक लोगों का? एक या एक से अधिक? तो एक से अधिक है। एक का बोध ना होकर के एक से अधिक का बोध होता है। और आपको बताया गया अगर एक है तो सिंगुलर और एक से अधिक है तो प्लूरल, एक है तो सिंगुलर और एक से अधिक है तो प्लूरल। बात समझ में आया? अब देखो कह रहा है कि दे आर फ्रेंड, तो दे बहुत सारे लोग हो गए ना, और बहुत सारे लोग हो गए, तो ये जो आप फ्रेंड देख रहे हैं वह सिर्फ फ्रेंड ना लिखा के क्या लिखाएगा? फ्रेंड्स। ये जो फ्रेंड है वह फ्रेंड्स ना लिख करके क्या लिखाएगा? फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद बारी आएगा निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य का। जब नकारात्मक वाक्य आता है तो इसमें क्या होता है? नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है। अब एक बात आप यहां से ध्यान से देखिएगा, दुनिया का चाहे कोई भी निगेटिव सेंटेंस हो, अगर उसमें नॉट लगेगा तो याद रखिएगा कि जो आपका एक्सक्लूसिव वर्ब होता है ना, जो फर्स्ट एक्सक्लूसिव वर्ब होगा उसके तुरंत बाद लगेगा। फर्स्ट एक्सक्लूसिव वर्ब क्या मतलब क्या है कि मैंने बोला कि इज एम आर में से कोई एक आपको सेंटेंस में प्रयोग करना है। आप दुनिया के किसी भी अंग्रेजी के क्षेत्र में कहीं भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, एक बात जरूर याद रखना, अगर सेंटेंस में नॉट लगेगा तो पहले वाले एक्सक्लूसिव वर्ब के तुरंत बाद। मैंने आपको लास्ट वाले एपिसोड में, लास्ट वाले पार्ट में पढ़ाया है कि 24 एक्सक्लूसिव वर्ब होते हैं, एक प्राइमरी करके और मॉडल करके दो हिस्सों में मैंने बताया था कि प्राइमरी 13 मॉडल 13 दोनों को मिला के इंक्लूड करके 24 होते हैं। तो याद रखेंगे कोई सेंटेंस ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में एक से अधिक एक्सक्लूसिव वर्ब प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कई सेंटेंस है, आपको मैं बता सकता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब रहेगा तो उसमें शैल विल के साथ हैव और क्रिया का तीसरा रूप लगता है। तो शैल विल में से कोई एक, उसके बाद हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि कुल मिला जुला के 3 वर्ब प्रयोग हो गए। ठीक है, जिसमें 2 मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है, एक जो है मेन वर्ब के रूप में जो प्रयोग होने वाला शब्द होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो 2 हेल्पिंग वर्ब और एक जो है ना आपका जो है मेन वर्ब होता है। तो उन 3 वर्बों में से अगर आपको नॉट लगाना होगा तो आप कहां लगाएंगे? तो हमेशा याद रखिएगा पहला वाले एक्सक्लूसिव वर्ब के तुरंत बाद। अगर किसी सेंटेंस में एक एक्सक्लूसिव वर्ब है तो उसी के बाद नॉट लगेगा, और किसी सेंटेंस में एक से अधिक अगर एक्सक्लूसिव वर्ब है तो नॉट जो है ना पहला के बाद ही लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, तो निगेटिव सेंटेंस आएगा तो आप नॉट लगा लेंगे। जैसे अगर किसी सेंटेंस को मैं नकारात्मक कर दूं, वह एक अभिनेता नहीं है, वह एक अभिनेता नहीं है,
तो आप क्या करेंगे, इज एम आर के बाद नॉट लगा लेंगे। फिर अगला आएगा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे प्रश्न पूछने का बोध होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों की खूबी होती है कि किसी भी सेंटेंस के शुरू में क्या लग जाता है, क्या लग जाता है, क्या। अब जैसे यही सेंटेंस होगा कि क्या, ठीक है, वह एक अभिनेता है, वह एक अभिनेता है, ठीक है, अभिनेता है। अब आप देखो, है ना, कैसे बनाओगे। तो क्या से शुरू होने वाला वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है। आप उसमें एक्सक्लूसिव वर्ब को बाहर निकाल देंगे, लेकिन याद रखिएगा सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो उसके साथ पहले इज लग जाएगा, इज ही लिखेंगे। अगर आपका वी है तो वी के साथ आग लगता है तो पहले आप आग लिखेंगे, फिर वी लिखेंगे, फिर आपका नाउन या एडजेक्टिव जो है। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव आएगा, पुनः इज एम आर बाहर रहेगा, और लेकिन सब्जेक्ट के बाद आपको प्रयोग करना होगा नॉट। जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस को कहूं कि क्या वह एक अभिनेता नहीं है, क्या वह एक अभिनेता नहीं है, तो आप इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंस में समझेंगे, ठीक है। अभी भी इज एम आर बाहर निकलेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगा लेंगे नॉट। और अगला आता है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। अगला आएगा आपको डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। तो जो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है, तो आप क्या समझे, ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव क्या है। तो वैसा सेंटेंस जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड वैसे होते बहुत हैं, लेकिन मेनली होते हैं 7। यहाँ देखो आप, मेन कितने होते हैं, 7। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु एंड हुम। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु एंड हुम। क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन और किसे। ये जो आप शब्द देख रहे हैं ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। क्यों बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, क्या खास बात है इनकी। खास बात ये है कि ये सभी सेंटेंस डब्ल्यू एच से बनते हैं। यहाँ देखें, ठीक है, डब्ल्यू एच, बस यही सेंटेंस है जिसमें एच और डब्ल्यू ना, एच बाहर हो गया, डब्ल्यू बाद में हो गया, तो बस ये इसी एक सेंटेंस में। अदरवाइज सभी सेंटेंस में देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू, तो वो वर्ड जो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं उन्हें डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं। ट्रांसलेशन के सेंस में हमें 7 वर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहां से लेके यहां तक। तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड ढूंढ के लिखना होता है। अब आप याद रखेंगे, जो आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसमें क्या के लिए कुछ भी नहीं लिखा जाता है, सिर्फ वर्ब को बाहर कर दिया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। और ऐसे वाक्यों में क्या को छोड़ देने पर जो दूसरा शब्द बचता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, वही आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जब आप डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में पढ़िएगा तो आपका जो दूसरा वर्ड होता है, जैसे इसी वर्ड को अगर हम अब डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में बदल दे सभी सेंटेंस को, तो अब हो जाएगा कि वह कैसे, कैसे के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कैसे एक अभिनेता है, ठीक है, कैसे एक अभिनेता है, ठीक है। तो अब आप देखो, तो याद रखेंगे डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में जो सेंटेंस होता है दूसरा वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड होता है। कौन सा वर्ड डब्ल्यू एच होता है, दूसरा वर्ड। याद रखेंगे दूसरा वर्ड क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड होगा। तो आप डब्ल्यू एच वर्ड को लिख लेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद इज एम आर पुनः आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही लगाएंगे, मतलब जो जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, यानी कि ही होगा तो इज लगा लेंगे, आई होगा तो एम लगा लेंगे, वी होगा तो आर लगा लेंगे, राम होगा तो इज लगा लेंगे, राम, श्याम एंड मोहन, सीता, गीता, कुछ भी, ठीक है। अगर एक नाम है तो इज लगा लेंगे, एक से अधिक नाम है तो आर लगा लेंगे। उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखिएगा, सॉरी, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद लिख लेंगे नाउन या एडजेक्टिव। और जब आपका निगेटिव होगा, ठीक है, जब आपका निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद लगा लीजिएगा नॉट। दोनों ही सेंटेंस में याद रखिएगा कि जो आपका दूसरा शब्द है वो हो गया डब्ल्यू एच वर्ड, और जो पहला शब्द है वो आपका सब्जेक्ट, याद रखेंगे। अफर्मेटिव में पहला ही शब्द सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव में दूसरा शब्द आपका सब्जेक्ट है, और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में फिर से पहला शब्द आपका हो जाता है ना, सब्जेक्ट है। दूसरा वाला जो वर्ड होता है इसमें वो होता है आपका डब्ल्यू एच वर्ड। तो इस प्रकार से आज आपने सीखा इज एम आर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो एक ऐसा वाक्य है ना जिसके अंत में है या फिर होता है, ठीक है या फिर होता है। ऐसे जैसे अभी आपने एक भी होता है फॉर एग्जांपल नहीं देखा है, तो यहाँ पे आप एक होता है पर भी देख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है ना। तो याद रखिएगा, बनाएंगे क्या बनाएंगे, दूध लिखेंगे द मिल्क, ठीक है, मिल्क। और उसके बाद में कह रहा है कि इज एम आर में से कोई एक लगाइए, तो अब आप मिल्क के साथ क्या लगाएंगे भाई। तो देखो आप एक बात याद रखिएगा इन शॉर्ट, ठीक है, कि जिसकी गिनती होती है उसका तो हम ये समझ सकते हैं कि वह सिंगुलर है कि प्लूरल, उसके हिसाब से देख लेते हैं। लेकिन जिनकी गिनती नहीं होती है हमेशा मानिएगा कि एक होता है। कितना होता है, एक। जिनकी गिनती होती है, ठीक है, उससे आप क्या मानेंगे कि वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। लेकिन जिनकी गिनती नहीं होती है
वो हमेशा याद रखिएगा कि एक ही होता है, ठीक है। एक होता है आपका, देखिए नाउन आप पढ़ेंगे ना तो पुराना नाउन अलग पढ़ाया जाता है, नया वाला नाउन अलग पढ़ाया जाता है। नया वाला थोड़ा आसान है। नाउन 3 प्रकार के हो जाते हैं, उनके भेद होते हैं, ठीक है। प्रोपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल मतलब गणनीय संज्ञा जिसकी गिनती हो सकती है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब अगणनीय संज्ञा जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, जैसे पानी नहीं गिन सकते, दूध नहीं गिन सकते, चाय नहीं गिन सकते, कॉफी नहीं गिन सकते, घी नहीं गिन सकते हैं, प्रेम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम या तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं या फिर माप तौल कर सकते हैं। तो जो भी चीज मापा तौला जाता है या महसूस किया जाता है वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, मतलब जनरली यही होता है, ठीक है। यहाँ भी अपवाद आएंगे, जनरली वही होता है। तो उसके साथ हमेशा याद रखिएगा वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर वर्ब, तो मेल के साथ सिंगुलर वर्ब क्या है भाई, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, और मैंने आपको बताया कि एम तो सिर्फ आई के साथ चलता है। तो द मिल्क इज, है ना, देखो क्या लिखा, होता है, क्या होता है, मीठा। तो मीठा क्या होता है, स्वीट। क्या होता है, स्वीट। तो है या होता है लगा रहेगा, तो आपको क्या लगा लेना है भाई, तो आपको इज एम आर का प्रयोग कर लेना है। क्लियर है, क्या चीज का प्रयोग कर लेना है, इज एम आर का। आज वाले क्लास में सिर्फ इतना ही। आप लोगों से पुनः एक रिक्वेस्ट है कि कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।